हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम करंट अफेयर्स एट वन प्लेस में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ में 30 जून का सेशन डिस्कस करने जा रहा हूं और इसमें मैं कुछ थोड़ी-सी क नई चीज़ें करने की कोशिश की हैं, जैसा कि आप लोगों का सजेशन आ रहा था कि इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस वगैरह साथ में अगर दे दिए जाएँ तो सोचने की क्षमता विकसित होगी, सारी चीज़ें होंगी। तो मैंने कोशिश की है कि उसमें कुछ-कुछ आपको दिया जाए। इसलिए मैं सभी क्वेश्च टॉपिक्स पर नहीं, लेकिन कुछ टॉपिक्स पर मैं अच्छे क्वेश्चंस देने की कोशिश कर रहा हूं, जहां से आप अपनी सोचने की क्षमता को विकसित कर सकते हैं, अपने लिए कंटेंट रेडी कर सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं। ओके, तो चलिए बिना समय गवाए आज के इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर्स एट वन प्लेस बाय मनोज कुमार। और ध्यान रखिएगा, शुरू से लास्ट तक पूरे वीडियो सभी टॉपिक्स को प्रॉपर तरीके से देखिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। मैंने इसमें बहुत सारी चीजें नई करने की कोशिश की हैं, जिसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपको टू द पॉइंट कंटेंट प्रोवाइड कराने का है। ठीक है, तो 30 जून डेट याद रख लीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। यही आप लोगों का सपोर्ट रहेगा। ओके, चलिए। और सबसे पहले तो जिन लोगों ने अभी तक मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, उस टेलीग्राम ग्रुप को स्कैन करिए, आराम से ज्वाइन कर लीजिए। और ये मेरा इंस्टाग्राम है, इसको फॉलो कर लीजिए सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए, सारी चीजों के लिए। बाकी जो लोग मेरे बारे में नहीं जानते, वो ये है मेरा अपना पर्सनल। यहाँ पर मुझे इस नंबर पर टेलीग्राम व्हाट्सएप करके मुझसे कनेक्ट भी कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो सकता है तो पूछ सकते हैं। ठीक है ना? चलिए, आज का सबसे पहला टॉपिक है मध्य प्रदेश की 4 पारंपरिक फसलों को जीआई टैग मिला। जीआई टैग को लेकर के मैं ऑलरेडी पहले भी कई सारे वीडियो बना चुका हूं। जीआई टैग क्या होता है, किस तरीके से होता है, कौन देता है, कौन नहीं देता है, इस पर मैंने ट्रेडिशनल क्वेश्चन मैंने बना दिया है। अब ये कौन-कौन सी चीजें हैं, इनको ध्यान रखिएगा। चेन्नई स्थित जीआई रजिस्ट्री ऑफिस ने मध्य प्रदेश की 4 पारंपरिक और देसी फसलों को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का जीआई टैग, भौगोलिक संकेतक का दिया है। और ये इन फसलों के ऐतिहासिक वैज्ञानिक प्रमाण जो हैं, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के जबलपुर के द्वारा तैयार किया गया है। ध्यान रखना कि ये बहुत ही साइंटिफिक और बहुत ही बढ़िया फसलें हैं और इनको आपको जरूर याद रखना चाहिए। कौन कौन सी हैं? सिताही कुटकी, नागदमन कुटकी, बैगानी अरहर और क्षत्रिय धान। इनमें से नागदगन कुटकी जो है, एक ध्यान रखना, ये आपकी विशेष जो कहा जाए ट्राइब है, बैगा ट्राइब। ध्यान रखना, बैगा ट्राइब, उसके द्वारा ये भी है, ये भी है, ये सब आपके बैगा ट्राइब के द्वारा मुख्य तौर पर उपजाई जाती हैं। और ये जो सिताही कुटकी है, ये आपके डायबिटीज के मरीजों के लिए बहुत बढ़िया है। डायबिटीज के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है। ओके, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ये दी गई है और ये कभी भी पूछी जा सकती है किसको दिया गया, कौन कौन सी फसलों को दिया गया है, किसको नहीं दिया गया है, कैसे भी इस पर क्वेश्चन बन सकता है। अब यहीं पर एक मेंस का क्वेश्चन जो मैंने कहा था सरप्राइजिंगली, भौगोलिक संकट तक केवल बौद्धिक संपदा संरक्षण का माध्यम नहीं है, बल्कि गैर कृषि विविधता, आदिवासी ज्ञान और स्थानीय अर्थव्यवस्था के संरक्षण का भी उपकरण है। हाल ही की मध्य प्रदेश की पारंपरिक फसलों के संदर्भ में इसकी विवेचना कीजिए। अब इस पर सोचिए कि ये कैसे केवल संरक्षण है या आपकी कृषि जैव विविधता को बनाए रखने का एक माध्यम है, आदिवासी ज्ञान को संरक्षित करने का एक तरीका है और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का एक तरीका है। ये आप सोचिएगा। अगर इन 4 पॉइंट्स पर अगर आपने 20-20 शब्द आपने लिख दिए, तो आपका मीन्स का क्वेश्चन तैयार हो गया। बस इस तरीके से कवर करने की कोशिश करिए। अगला क्वेश्चन है, अगला टॉपिक ई सुश्रुत क्लिनिक। अभी आपने कल की क्लास में देखा होगा, मैंने सुश्रुत के बारे में, जो बहुत बड़े इंडिया के ओल्डेस्ट सर्जन माने जाते रहे हैं, उनको विश्वविख्यात स्तर पर उनको माना भी गया है, उसी बिहार पर ई सुश्रुत क्लिनिक का एक कंसेप्ट लॉन्च किया गया है। ये क्लाउड बेस्ड हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, HMIS। यानी कि पूरा का पूरा एक सिस्टम है, ये कोई क्लिनिक नहीं है, हॉस्पिटल का एक सिस्टम है जहां पर हॉस्पिटल मैनेजमेंट आपस में इंटरकनेक्ट होंगे, क्लाउड बेस्ड यानी कि ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू। इसमें छोटे छोटे आउट पेशेंट क्लिनिक्स के लिए सरल, जो आउट पेशेंट होते हैं ना, ओपीडी वगैरह जो होती हैं, उनके लिए सरल और सस्ता डिजिटल सॉल्यूशन है, यानी जिसके माध्यम से छोटे छोटे सभी क्लिनिक आपस में इंटरकनेक्ट हो सकते हैं इसके थ्रू, और विकसित किया गया है।
अब तक इससे 800 से ज्यादा हेल्थ फैसिलिटीज इसमें जुड़ चुकी हैं। 600 से 80 से ज्यादा हेल्थ रिकॉर्ड्स में तैयार किए जा चुके हैं और भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एफर्ट है, ठीक है ना। अब इसमें खास खास चीजें क्या हैं? इसमें देखिए पहली दो चीजें हैं, एक और एक दो। प्राइमरी केयर डिजिटल डिवाइड, यानी कि इसमें छोटे क्लिनिकों को लो कॉस्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म और डॉक्टर को आसानी से पेशेंट रिकॉर्ड बनाने के लिए कर सकते हैं। यानी कि लो कॉस्ट डिजाइन है छोटे क्लिनिकों के लिए। डॉक्टर आसानी से अपने पेशेंट का इसमें रिकॉर्ड रख सकते हैं। ई प्रिस्क्रिप्शन, ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन जारी कर सकते हैं और डेली क्लिनिक मैनेजमेंट कर सकते हैं। यानी कि एक तरीके से बड़े बड़े हॉस्पिटल्स जिस तरह की फैसिलिटीज करते हैं उसी तरीके से छोटे क्लिनिक अपना ये सारा काम कर सकते हैं। यस। दूसरा है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ये उसके साथ ये जुड़ा हुआ है। पेशेंट डाटा आप सीधे आभा आईडी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट से सीधे जुड़ सकता है और क्लिनिक नोट्स और प्रिस्क्रिप्शन डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम का हिस्सा बन जाएंगे। अगर कल को कहीं पर भी आपके आयुष्मान भारत के थ्रू किसी बड़े हॉस्पिटल में जाने का मौका मिला या कोई ऐसी चीज हुई, तो ऑनलाइन सारी रिकॉर्ड है कि उसको क्या क्या प्रिस्क्राइब किया गया था, क्या क्या उसका पेशेंट की डिजिटल हिस्ट्री रही है, किस तरह की बीमारियों की हिस्ट्री रही है, सारी चीजें उसको पहले मिल जाएंगी। अब उसको रिकॉर्ड रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कागज पत्री बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा। तो बताइए कैसा रहेगा? अब इस कंसेप्ट में मेंस का क्वेश्चन दूसरा कि भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की सफलता अब स्वास्थ्य क्षेत्र के अंतिम छोर तक पहुंचने पर निर्भर करती है। तो स्वास्थ्य क्षेत्र का अंतिम छोर क्या है? जहां पर एक पेशेंट पहली बार किसी छोटे मोटे क्लिनिक या डॉक्टर के पास जाता है। ई सुश्रुत क्लिनिक के संदर्भ में इसकी चर्चा कीजिए। अब इसको सोचिएगा, कैसे काम कर सकती है, कैसे इसका फायदा मिल सकता है, क्यों? और कमेंट सेक्शन में आकर के जरूर बताइएगा कि आपको आज का ये नया इनिशिएटिव कैसा लगा और मैंने अननेसेसरी जो चीजें थी उनको मैंने थोड़ा सा डिडक्ट किया है और टू द पॉइंट काम की चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस करने का प्रयास किया। अब एक है फ्लैमिंगो क्रूज मिसाइल यूक्रेन की, अभी हाल फिलहाल में खूब चर्चा में आई। क्यों? क्योंकि जून 2026 में यूक्रेन ने फ्लैमिंगो मिसाइल का उपयोग करके रूस के अंदर गहरे सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। बड़ा खतरनाक हमला जिसकी रूस ने कल्पना भी नहीं की थी। और जो टारगेट थे वो क्या था? टाइटन वेरकडी फैसिलिटी सेंटर, बोल्गोग्राड और चेवोसोकी प्लांट, वहां पर इसने अटैक किया, ठीक है ना। यह मिसाइल रशियन एयर डिफेंस सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वार सिस्टम को चकमा देने में सफल रही, जिसको हम कहते हैं ना रूस का S-400 वगैरह जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उनको भी चकमा दे करके अंदर तक मार करके चली आई, इसलिए चर्चा में है। वरना रसिया का जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो हमने भी खरीदा है, बड़ा स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम माना जाता है। पार कर दिया, समझ गए ना। अब इसमें क्या क्या चीजें थी, खास खास बात क्या है इस मिसाइल की? देखिए पहली बात तो यह ग्राउंड लॉन्च लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल है। कैसी है? क्रूज मिसाइल है, लॉन्ग रेंज है और कैसी है? ग्राउंड लॉन्च्ड है, यानी कि जमीन से लॉन्च की जाती है। ये 3 पॉइंट आप अच्छे तरीके से इनको समझ लीजिएगा। क्रूज मिसाइल है यानी कि ऊपर नहीं जाती, सीधी अटैक करती है और स्पीड ज्यादा होगी, मैक में ध्वनि की स्पीड से भी ज्यादा तेज गति से। बनाया किसने? यूक्रेनियन डिफेंस कंपनी फायर पॉइंट उसने बनाया है। रेंज कितनी है? लगभग 3000 किलोमीटर। पेलोड लगभग 1150 किलोमीटर का वारहेड। अमेरिकी टॉमहॉक मिसाइल से भी 2.5 गुना ज्यादा भारी है, मतलब उससे भी ज्यादा 2.5 गुना ज्यादा वेट लेकर के जा सकती है। स्पीड 950 किलोमीटर प्रति घंटा। क्रूज स्पीड जो होती है लगभग 700 से 900 किलोमीटर प्रति घंटा की है क्रूज स्पीड। प्रोपल्सन सॉलिड फ्यूल बूस्टर है, यानी सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल किया गया है। ये रहा टर्बोफैन इंजन है। अब आप इसकी विशेषताएं इनको आप देख सकते हो कि इसकी विशेषताओं पर क्वेश्चन बन जाए। फ्लेमिंगो मिसाइल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, 1 2 3 4 खास विशेषताएं क्या है, कौन सी विशेषता नहीं, कौन सी विशेषता है। किसी भी तरीके से ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है, ठीक है ना। और इसका गाइडेंस सिस्टम, ये गाइड कैसे होती है? सैटेलाइट नेविगेशन के थ्रू होती है, सैटेलाइट के थ्रू उसको डायरेक्ट किया जाता है। जैमिंग रेजिस्टेंट CR पे एंटीना है, जैमिंग रेजिस्टेंट है, अगर कोई जैम करता है तो उसको भी रेजिस्ट कर सकती है। इंटर इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम है, वो भी है। और टरकॉम सिस्टम का उपयोग इसमें नहीं किया गया, जिससे प्रोडक्शन आसान और सस्ता हो जाता है।
आसानी से जल्दी से बनाई जा सकती है। सो दीज आर द फीचर्स। अब बताइए ये चीज क्लियर होगी कि नहीं हो गई एवरीबॉडी? चलो अब एक इकोलॉजी एनवायरमेंट के कुछ टॉपिक हम लोग देखते हैं। ये है अमराबाद टाइगर रिजर्व। अब आपने सुना होगा, अब जितने भी मैं टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क, अभयारण्य वगैरह मैं जो बता रहा हूं, उनको आप मैप में अपने लोकेट करते चलिएगा, कौन कौन कहां कहां है। साल भर में सभी टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क आपके सब आ जाएंगे, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स वगैरह सब आ जाएंगे। उनको अलग से रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, करंट के साथ इनको याद करते चलिएगा। अमराबाद टाइगर रिजर्व अब ये चर्चा में क्यों रहा? ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2026 के अनुसार अमराबाद टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या बढ़ करके 42 हो गई है। 2020 में मात्र 12 टाइगर थे। यस, ये रहा ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2026 के अनुसार। अब इनमें क्या है, 18 फीमेल, 14 मेल, 2 सब एडल्ट हैं यानी कि मीडियम रेंज के हैं, बच्चे से और वयस्क के बीच में, और 8 बच्चे हैं टोटल मिलाकर के। टेरिटोरियल एक्सपेंशन, बेहतर हैबिटेट मैनेजमेंट और प्रे बेस, प्रे मतलब बच्चों के लिए जो रहने के लिए, शिशु शावक जो होते हैं उनके रहने के लिए जो व्यवस्था है उसको लेकर के कारण टाइगर्स ने नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट तक अपना क्षेत्र बढ़ा लिया है, यानी कि इन्होंने अपना क्षेत्र का एक्सपेंशन कर लिया। भाई रहने के लिए जगह तो चाहिए टाइगर्स को, और सबका अपना अपना एक एरिया होता है, ध्यान रखना। अब ट्राइबल रिहेबिलिटेशन, अब प्रॉब्लम यही आएगी इसकी वजह से, जो जनजातियां वहां रहती हैं उनका क्या होगा? तो इनके रिजर्व के कोर एरिया में रहने वाले 400 से अधिक ट्राइबल फैमिलीज को वॉलंटरी रिलोकेट करने की चर्चा जारी की गई है कि भाई इनको स्वैच्छिक, भाई बाहर जाना चाहते हैं तो उनको हम लेकर के चलेंगे, जो उनके कोर एरिया में आप लोग रह रहे हैं, जिन पर कभी अटैक हो सकता है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना, बाघ और मानव संघर्ष की स्थिति बन सकती है। तो ये कंसेप्ट है। अब बात आती है कि इसकी लोकेशन कहां है अमराबाद टाइगर रिजर्व की। देखिए अमराबाद टाइगर रिजर्व ये है नागर कुनूल, नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट, तेलंगाना में है। इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखिए कहां पर है, ये रहा। एरिया लगभग 2611 स्क्वायर किलोमीटर, भारत के सबसे बड़े टाइगर हैबिटेट में से एक है, मतलब सबसे बड़ा तो नहीं है लेकिन उनमें से एक है। फिजियोग्राफी, ये नल्ला मल्ला हिल में स्थित है, ईस्टर्न घाट का महत्वपूर्ण भाग है नल्ला मल्ला हिल, वहां पर इसके पास में। और इसी तरह से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं यूपीएससी का, पिछले 10 12 15 साल के पेपर उठाकर देखोगे तो आपको अमराबाद टाइगर रिजर्व के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, तो इसी तरह पूछे जाएंगे, ये नल्ला मल्ला हिल में है, ये इसके इस पहाड़ी के पास में है, ये पश्चिमी घाट में है। इस तरीके से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं, किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं। हाइड्रोलॉजिकल यानी कि जलीय महत्वपूर्ण जो है, महत्व क्या है, कृष्णा नदी, ध्यान रखना, इस रिजर्व के बीचों बीच बहती है, यानी कि इस रिजर्व के बीचों बीच बहती है। यस, कृष्णा नदी के दोनों तरफ ये फैला हुआ है। ठीक, इसकी सहायक धाराएं कौन कौन सी हैं कृष्णा नदी की? श्रीशैलम डैम और नागार्जुन सागर डैम को जल उपलब्ध कराती हैं, यानी कि इसकी जो सहायक नदियां हैं वो दोनों डैम को पानी उपलब्ध कराती हैं। और इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनके बीच से कौन सी नदी बहती है? कृष्णा नदी, याद कर लीजिएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री क्या है, प्रशासनिक इतिहास, ये नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व का एक हिस्सा था। पहले पहले जो टाइगर रिजर्व था दोनों का मिक्सअप था, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, ठीक है ना। 2014 में आंध्र प्रदेश का विभाजन हो गया, तेलंगाना वाला भाग अलग होकर के अब बना अमरावती, अमराबाद टाइगर रिजर्व, ये समझ लीजिए। यानी कि 2014 के बाद बनाया गया ये अमराबाद टाइगर रिजर्व तेलंगाना, और श्रीशैलम नागार्जुन सागर वाला बांध उधर जो निकल गया वो बढ़ गया, चला गया आंध्र प्रदेश में। और यहां पर एक जो विशेष ट्राइब जो रहती है वो जरूर याद रख लीजिए, कौन सी ट्राइब है जो इसके क्षेत्र में रहती है, वो है चैचू ट्राइब। नल्ला मल्ला फॉरेस्ट के अंदर रहने वाली प्रमुख जनजाति है, शेड्यूल ट्राइब, तथा कई क्षेत्रों में पीबीटीजी के तौर पर यह मान्यता प्राप्त है चैचू ट्राइब। जो मैंने आपको कहा था कि यहां पर उनको ऑफर दिया जा रहा है, तो कौन सी ट्राइब है? चैचू। तो इसको ध्यान रख लीजिएगा, ये सब आपके इंपॉर्टेंट है। मैंने कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं रखा है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट ना हो, ध्यान रखना। इसमें आपको कृष्णा नदी, चैचू ट्राइब, आंध्र प्रदेश तेलंगाना का विभाजन, ठीक है ना, और इसके कितने शावक हो गए इससे मतलब नहीं है, कितने टाइगर हो गए इससे भी कोई मतलब नहीं है, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो चीज मैंने बताई है उसको ध्यान में रखने की जरूरत है।
ओके। अब एक इसी तरीके से इकोलॉजी एनवायरमेंट का एक और भी है, ये रहा अरविथ 2 वन्य जीव अभयारण्य, अरविथ 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अरविथ 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब ये चर्चा में क्यों आया? इसके पीछे रीजन है, देखिए मैसूर हुंसूर हाईवे पर एक 4 वर्षीय तेंदुआ तेज रफ्तार वाहन से टक्कर के कारण मृत्यु हो गई। अब कहूं सर ये भी कोई हम पढ़ने की न्यूज है? बेटा ये पढ़ने की न्यूज नहीं है कि तेंदुआ मारा गया। पढ़ने की न्यूज ये है कि भाई कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और दूसरा जो तेंदुआ है वो हमारी किस प्रकार की स्पीसीज है, हमारी एंडेंजर्ड स्पीसीज है या पूरी तरह सुरक्षित स्पीसीज है, कौन सी है? ये दो चीजें हमको पढ़नी है, ठीक है ना। सड़क पार कर रहा था, यह घटना वन्य जीवों के लिए सड़क एवं अन्य रैखिक संरचना से उत्पन्न खतरों को उजागर करती है, क्योंकि जंगल में होकर के जब सीधा सीधा आप एक्सप्रेसवे बनाओगे, हाईवे बनाओगे, तेज रफ्तार वाहन जाएंगे, गाड़ियां जाएंगी, वहां से जानवर एक साथ इधर से उधर क्रॉस करेंगे, तो नेचुरल सी बात है उनके एक्सीडेंट होने का खतरा तो बना रहेगा। अब बात आती है कि अरविथ 2 वन्य जीव अभयारण्य कर्नाटक के मैसूर जिले में हुंसूर तालुका में स्थित है। इसे हिंसूर टेरिटोरियल रेंज भी कहा जाता है। इसकी स्थापना फ्रांस में अरविथ 2 गेम रिजर्व के रूप में स्थापित की, प्रारंभ में फ्रांस बनी, प्रारंभ में की गई थी, और अप्रैल 1985 में इसे वन्य जीव अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया था। ये लगभग 13.5 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में, छोटा क्षेत्र है, ज्यादा बड़ा है भी नहीं, इसलिए इसे कंजर्वेशन जो जोन है उसको लागू ज्यादा नहीं किया गया कि इसे ज्यादा कंजर्व किया जाए, ऐसा नहीं किया गया। सबसे बड़ी चीज है कि इसकी जो स्थिति है, इसके नॉर्थ ईस्ट में, ध्यान रखना, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व में डीआरडीओ की परिसंपत्ति है, डीआरडीओ का पूरा एक सेटअप है, और इसी वजह से डीआरडीओ ने इसकी सुरक्षा के हेतु चेन लिंक बाउंड्री भी स्थापित की है कि उस क्षेत्र में कि जिससे एक जानवर उधर ना आ पाए। तो ये मैंने कुछ चीजें मैंने आपको बता दी। अब इसमें आपकी कंडीशन जो मैं बताने जा रहा था अरविथ 2 वन्यजीव अभयारण्य की, अब तेंदुआ की कंडीशन क्या है देखिएगा। तेंदुआ है पैंथेरा पेरोडस फस्का, इसका साइंटिफिक नेम है। आईयूसीएन की रेड लिस्ट में ये वनरेबल आता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत शेड्यूल 1 में आता है, और आयुष जो आपकी साइट्स जो है कंजर्वेशन कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना, उसके तहत अपेंडिक्स 1 में आता है। तो ये ध्यान रखिएगा, वनरेबल, शेड्यूल 1, अपेंडिक्स 1, तीनों की लिस्ट मैंने आपको बता दी है कि तीनों की स्थिति क्या है। इसको नोट कर लिए, कभी भी क्वेश्चन आपसे इकोलॉजी एनवायरमेंट में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला जो टॉपिक है, एक बड़ा अच्छा सा शब्द आपको ना सुना होगा हाल की डेट में, बड़ा अच्छा सा शब्द है, अरे यार ट्रीट तो दे दो, अरे ट्रीट नहीं दे रहे हो, अरे आज तो तुम्हारा प्रमोशन हो गया, ट्रीट दो, आज तुम्हारी सगाई हो गई, ट्रीट दो, आज तुम्हारा बर्थडे है, ट्रीट दो, आज तुमने उससे मीटिंग कर ली, ट्रीट दो, आज तुम्हारा ये प्रोजेक्ट मैनेजर ने मंजूर कर दिया, ट्रीट दो, अरे पिछली बार हमने दी थी, इस बार तुम दे दो, किसी न किसी तरीके से ट्रीट दे दो। और उसी से बना हुआ है एक शब्द जिसे हम कहते हैं ट्रीटफ्लेशन। ये चर्चा में काफी आया है। ट्रीटफ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन आपने सुना होगा, महंगाई, मुद्रास्फीति, सामान्य तौर पर महंगाई कहते हैं, लेकिन ये एक नया कंसेप्ट है, नया है, और यूपीएससी में ये कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। अब ऐसा क्यों आया? देखिए, कार्यस्थल जहां पर वर्किंग प्लेस है, ऑफिस वगैरह है, वहां पर ये सब बार बार होने वाले जन्मदिन, प्रमोशन, शादी, विदाई, टीम लंच इत्यादि के लिए छोटे छोटे योगदान की बढ़ती प्रवृत्ति को लेकर के चर्चा की गई है। हम अपने घर में अपना बर्थडे मनाए न मनाए, लेकिन ऑफिस में यार ट्रीट दो, अरे यार चाय टी ट्रीट दे दो, पीने खाने का दे दो, ये ले दो वो दे दो। अब इसकी वजह से प्रचलन बहुत ज्यादा बढ़ गया, और बढ़ गया तो हमारी जेब से खर्चा भी बढ़ गया, अननेसेसरी खर्च है, और अननेसेसरी खर्च है तो इसका मतलब है कि आपके पास जो बचत हो सकती थी वो बचत कम हो गई। इसका मतलब है आपकी बचत का एक हिस्सा चला गया। और महंगाई क्या करती है? महंगाई यही करती है कि महंगाई बढ़ने पर आपकी जो बचत है उसमें से पैसे को खर्च करवा देती है। 4 का माल जब 14 में बिकेगा तो आपको खरीदना पड़ेगा, तो 10 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। वो या तो बचत में से कम हो जाएंगे या आपकी बचत है उसमें से निकल के चला जाएगा। इसीलिए ये कंसेप्ट आया। ट्रीटफ्लेशन ट्रीट इन्फ्लेशन से बना शब्द है। छोटी लेकिन बार-बार होने वाली आर्थिक भागीदारी जो समय के साथ बड़ा वित्तीय बोझ बन जाती है।
समझना। अगर एक व्यक्ति हर महीने 1,000 रुपया इसी तरह की चीजों में खर्च करता है, तो 1 साल में 12,000, 30 साल में 3.5 लाख रुपए से ज्यादा खर्च कर सकता है। मतलब एक्स्ट्रा खर्च कर रहा है। अगर वही 3.5 लाख रुपए उसने 30 साल जमा किए होते किसी एसआईपी में, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में या किसी एफडी में, कहीं पर भी, तो 3.5 लाख के 30 साल में कम से कम मान के चलिए 10-12 लाख रुपए हो गए होते वो। अगर हर महीने वो 1,000 रुपए बचाता तो। यस माय डियर, ये छोटी छोटी चीजें हैं। तो एक तरीके से उसकी बचत को कम कर रहा है। और इसका सबसे बड़ा इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या पड़ रहा है? व्यक्तिगत बचत पर प्रभाव, हमारी बचत प्रभावित हो रही है। संस्कृति और अर्थव्यवस्था का संबंध, देखिए, दीर्घकालीन धन संचय तो प्रभावित हो ही रहा है, साथ के साथ हमारा संबंध क्या है? देखिए, भारत जैसा जो देश है वो समाज आधारित है, एक मिला जुला, आपस में इंटरकनेक्टेड। ऐसे में सामूहिक आर्थिक प्रभाव पड़ता है। जब ऐसी चीजें होती हैं तो समझिए कि हमारा जो कलेक्टिव इकोनॉमिक इंपैक्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और बढ़ जाता है तो इससे हमारी उपभोग और बचत की प्रवृत्ति, दोनों चीजें प्रभावित हो जाती हैं। उपभोग बढ़ जाता है, बचत की प्रवृत्ति कम हो जाती है। अल्टीमेट यही समस्या होती है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो ये एक कंसेप्ट है। अब यहां पर मेंस का एक क्वेश्चन बनता है, व्यवहारिक अर्थशास्त्र, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। क्योंकि ये व्यवहार है, इसमें मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले आर्थिक गतिविधियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो यह सिद्ध करता है कि मनुष्य हमेशा तर्कसंगत आर्थिक निर्णय नहीं लेता। ट्रीटफ्लेशन की अवधारणा के संदर्भ में विवेचना कीजिए। ये कभी भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है, या कहीं पर भी आप निबंध में या कहीं पर भी इस तरह की चीजों को इस्तेमाल भी कर सकते हो। ओके, चलिए, एक अगला टॉपिक है मंगल ग्रह पर कार्बनिक पदार्थ की खोज। यस, अभी हाल ही में मंगल ग्रह पर ऑर्गेनिक मटेरियल, कार्बनिक पदार्थ की खोज की गई है। कैसे? साइंस एडवांस जर्नल है कि मैगजीन है, जर्नल है, उसमें प्रकाशित एक अध्ययन में मंगल ग्रह पर ऑर्गेनिक मैटर की मिलने की पुष्टि हो गई है कि वहां पर कार्बनिक पदार्थ है। यह खोज एस्ट्रोबायोलॉजी यानी जीवन की खोज और प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन, ग्रह अन्वेषण के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। इससे मतलब, और ऑर्गेनिक मटेरियल है, इसका मतलब वहां पर जीवन की संभावना बन सकती है। और इससे हमें ग्रह पर और ज्यादा अन्वेषण करने का मौका मिलेगा। अब ये खोज किसने की? पर नासा के परसिवरेंस रोवर, जो कि 2 फरवरी 2021 से वहां पर लगातार काम कर रहा है, उसने ये खोज की है। नासा का परसिवरेंस रोवर है, और ये प्राचीन सूक्ष्म जीवन के संकेतों यानी एस्ट्रोबायोलॉजी के बारे में वहां रिसर्च कर रहा है। और कहां पर कर रहा है? वहां पर एक क्रेटर है, जेजरो क्रेटर, वहां की बहुमूल्य चट्टानों के नमूने एकत्र कर रहा है। परसिवरेंस रोवर भूगर्भीय संरचना का अध्ययन कर रहा है, प्राचीन जीवन के संकेतों की खोज कर रहा है। ध्यान रखना, खोज का स्थान क्या है? जेजरो क्रेटर। ये नेरेटा चैनल में हुई है। जेजरो क्रेटर के भीतर एक स्थित प्राचीन नदी घाटी का चैनल है, जिसे कहते हैं नेरेत्व वैलिस चैनल, वहां पर है। ठीक है ना। इसमें कौन कौन से उपकरण प्रयोग किए गए हैं? शेरलॉक केमिकल्स, ये रहे आपके शेरलॉक, स्कैनिंग हैबिटेबल एनवायरनमेंट विद रमन एंड रुमिनेसेंस फॉर ऑर्गेनिक एंड केमिकल्स। यह रोवर की रोबोटिक भुजा पर लगाए उपकरण है। पराबैंगनी किरणों के माध्यम से बिना सतह को नुकसान पहुंचाए उसकी पूरी की पूरी रासायनिक और खनिज संरचना का अध्ययन करता है। क्या खोजा गया? मैक्रोमोलिकुलर कार्बन, मैक्रोमोलिकुलर कार्बन की इसने खोज की है। एक तरीके से बस इतना आपको पढ़ना है। ओके, चलिए, अगला टॉपिक है डंब मनी। बोले ये क्या होता है यार? इकोनॉमी का टर्मिनोलॉजी, ठीक है ना। डंब मनी क्या होता है? और ये इस तरह की जो टर्मिनोलॉजी है जो इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी कभी भी पूछता है। और ये टर्मिनोलॉजी, ऐसी जो चीजें हैं जो मैंने बताई अभी, ये आपको इकोनॉमी की बुक्स में, नोट्स में कहीं नहीं मिलता। ध्यान रखना, ये क्या है? ये देखिए, अभी हाल ही में चर्चा में रहा, सितंबर 2024 के बाद भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट हमको देखने को मिली। जब अभी जो युद्ध हुआ, तो एकदम हमारा शेयर बाजार 1-1 हजार, 2-2 हजार हमारे पॉइंट हैं, सेंसेक्स वगैरह, निफ्टी सूचकांक, ये सब हमारा डाउन हो गया बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी गिरावट। लेकिन इस गिरावट के बावजूद भी जो रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्टर हैं, हमारे तुम्हारे जैसे खुदरा निवेशक,
जो छोटा-छोटा निवेश करते हैं, उनके गिरते हुए शेयरों में निवेश उन्होंने बढ़ा दिया। यानी कि उन्होंने शेयर खरीदे, हमारे तुम्हारे जैसे लोगों ने शेयर खरीदे, रिटेल इन्वेस्टर्स ने। अब कहोगे इससे क्या है? कि भाई जो गिर रहा है, उसके पीछे एक लॉजिक था कि भाई जब शेयर की कीमत गिरे, उस समय खरीद लीजिए, उनको इस उम्मीद में कि ये बाद में बढ़ सकता है और बढ़ेगा ही, आज नहीं तो 2 साल बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद ये इसकी प्राइस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। भाई युद्ध तो टेम्परेरी है ना, इस तरीके से। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। जब कोविड हुआ था 2020 में, तो पहले रिटेल इन्वेस्टर जिनको हम डंब मनी कहते थे, यस, क्वेश्चन यही है कि डंब मनी किसे कहा जाता था? रिटेल इन्वेस्टर्स को डंब मनी कहा जाता था, क्योंकि बाजार गिरने पर वो घबराकर बेचते थे, अरे नुकसान ना हो जाए, नीचे गिर रहा है, शेयर गिर रहे हैं, बेचो बेचो निकलो। अब वो नहीं खरीदे, बेच नहीं रहा। और तेजी के समय और जब ऊपर उठता था तो इंतजार करता था, थोड़ा और ऊपर बढ़े, थोड़ा और ऊपर बढ़े, थोड़ा और ऊपर बढ़े, तब देखेंगे, तब निवेश करता था। इसलिए रिटेल इन्वेस्टर्स को डंब मनी कहा जाता था, उनकी जो मनी हुआ करती थी। लेकिन अब इस डंब मनी ने अलग रूप धारण कर लिया है। लेकिन मार्च 2020 के बाद रिटेल इन्वेस्टर्स की अधिक सक्रिय हो गए, उन्होंने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को चुनौती देना शुरू कर दिया और 24 सितंबर 2024 के बाद बाजार में लंबा करेक्शन आया, कई शेयरों में गिरावट भी आई, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स ने गिरते शेयरों में खरीदारी बढ़ा दी, जो गिरे उनको खरीदा। और इसको हम कहते हैं कैचिंग फॉलिंग नाइफ्स, यानी कि गिरते हुए चाकू को पकड़ना, यही था। लगातार गिर रहे शेयरों को यह सोचकर खरीदना कि वह जल्दी ऊपर जाएंगे। तो होपफुली कि आप लोगों को डंब मनी और ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। क्यों भाई? ठीक है ना? चलिए, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है अल्बानिया का फ्लेमिंगो रिवॉल्यूशन। आपने कहा होगा फ्लेमिंगो, आपने अभी मिसाइल बताई थी, अब फ्लेमिंगो रिवॉल्यूशन। फ्लेमिंगो एक पक्षी है, अल्बानिया, यस। अल्बानिया में एक बड़े तटीय पर्यटन परियोजना के खिलाफ हजारों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। यह परियोजना अमेरिकी कारोबारी पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति, पूर्व नहीं बल्कि वर्तमान में जो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनेर से जुड़ी बताई जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने इसको फ्लेमिंगो रिवॉल्यूशन नाम दिया है इस प्रोजेक्ट के खिलाफ। ऐसा क्यों? हमारे यहां भी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि हमारे यहां भी नहीं हो रहा, वहीं पर हो रहा है, ऐसा नहीं है। द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट क्या है? देखिए, प्रोजेक्ट दो हिस्से हैं, एक है सजन आइलैंड पर एक लग्जरी रिजॉर्ट बनाने का और दूसरा है नाटा लगून के निकट एक तटीय विकास परियोजना का। तो बेसिकली ये है, ध्यान रखना, नाटा लगून ये अल्बानिया की एक महत्वपूर्ण वेटलैंड इकोसिस्टम है, यानी कि रामसर साइट की तरह आर्द्रभूमि है। बड़ी संख्या में हम यहाँ पर फ्लैमिंगो पक्षी रहते हैं, उनका प्रवास है यहाँ पर, अन्य भी जीव भी हैं, और यह जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण संवेदनशील क्षेत्र है। उन लोगों का मानना है कि इसमें एक तो करप्शन की बू आ रही है, करप्शन का कंसेप्ट है, दूसरा यहां पर डेवलपमेंट होगा तो यहाँ के फ्लैमिंगो पक्षी और यहाँ का इकोसिस्टम पूरा डैमेज हो जाएगा। यस, ये पूरा का पूरा डैमेज हो जाएगा। इसीलिए अब यहां पर यही एक क्वेश्चन बनता है मेंस के लिए कि पर्यावरणीय लोकतंत्र, एनवायरमेंटल डेमोक्रेसी और सतत विकास के बीच संतुलन की चुनौती को अल्बानिया का फ्लेमिंगो रिवॉल्यूशन के संदर्भ में समझाइए। हो सकता है क्वेश्चन यही पूछा जाए कि एनवायरमेंटल डेमोक्रेसी क्या होती है और सतत विकास के के साथ इसका क्या संबंध है, कि विकास तो होना चाहिए लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ में होना चाहिए। क्लियर एवरीबॉडी? एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और है भद्राचलम मंदिर का पुनर्विकास परियोजना। इस पर मैं आप लोगों को बता दूं, एक मैं लॉन्ग वीडियो बनाने वाला हूं उस पर। भद्राचलम मंदिर कहां पर है? तेलंगाना सरकार ने ऐतिहासिक श्री सीताराम स्वामी रामचंद्र स्वामी मंदिर भद्राचलम के पुनर्विकास के लिए, कायाकल्प के लिए शुरू कर दिया है। 2026 में सरकार ने 351 करोड़ रुपए का प्रथम चरण को मंजूरी दी थी और मंदिर और पूरे भद्राचलम नगर के विकास के लिए 3 चरणों को अब मंजूरी दे दी गई है टोटल मिलाकर के। मंदिर कहां है? सीता रामचंद्र स्वामी टेम्पल भद्राचलम है, तेलंगाना में। भद्राडी कोठागुड़म जिला है वहां पर, गोदावरी नदी के निकट है और इसे दक्षिण अयोध्या भी कहा जाता है, भद्राचलम क्षेत्र को, इस मंदिर को दक्षिण का अयोध्या।
ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है। एक है एजर पोन्ना विवाद और एक्ट मुन्नूर महादेव मंदिर। ये भी साउथ इंडिया का बड़ा फेमस मंदिरों में से एक है, केरल का। ये केरल हाईकोर्ट ने एट्टमुन्नूर महादेव मंदिर के प्रसिद्ध एजर पोन्ना 7.5 स्वर्ण हाथी से जुड़ी हुई स्वर्ण गड़बड़ी की मामले में जांच रिपोर्ट मांगी है अपनी मर्जी से। अदालत ने ट्रावनकोर, देवास्वम बोर्ड और चीफ विजिलेंस सिक्योरिटी ऑफिसर को जांच करने का निर्देश दिया है। 7.5 स्वर्ण हाथी की जांच करने का। अब बोले कि ये क्या लफड़ा है? देखिए, एजर पोन्ना का मतलब क्या है? मलयालम में एजरा का मतलब होता है 7.5 और पोन्ना का मतलब होता है स्वर्ण हाथी। तो ये बेसिकली यहां पर मंदिर में 8 हाथियों की मूर्ति लगी हुई है, जिनमें 7 प्रतिमाएं लगभग 2 फीट ऊंची हैं सोने की, और एक प्रतिमा उसकी आधी है, लगभग आधे आकार की है, लगभग 1 फीट ऊंची है। इसलिए इन्हें 7.5 स्वर्ण हाथी कहा जाता है। विवाद क्या है? एक भक्त ने, सिंपल से एक भक्त ने शिकायत की कि स्वर्ण प्लेटों की मरम्मत और नवीनीकरण के दौरान मूल स्वर्ण परत जो है उस पर से हटाई गई। जब मरम्मत कर रहे थे तो मूल परत उस पर से हटाई गई और उसकी जगह पर तांबा या अन्य कम मूल्य वाली धातु लगा दी गई है। इसके बाद केरल ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इसको जांच करने का आदेश दे दिया। सोचना, अगर हमारी ये नॉर्थ इंडिया में होता तो बड़ा मुश्किल था। राजनीति होती, ये होता, वो होता, सारी चीजें होती कुल मिलाकर के। तो ये एक कंसेप्ट है और यहां पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारत के मंदिर केवल धार्मिक संस्थान नहीं बल्कि बहुमूल्य सांस्कृतिक संपदा के संरक्षक भी हैं। मंदिर पर संपत्तियों के संरक्षण प्रशासनिक जवाबदेही पर चर्चा कीजिए और यही सेम चीज आपके राम मंदिर के संदर्भ में भी क्वेश्चन बन सकती है। हमारे अयोध्या का जो राम मंदिर है उसके संदर्भ में भी यही है। धार्मिक संस्थान नहीं है बल्कि बहुमूल्य सांस्कृतिक संपदा के प्रतीक हैं। ऐसे में उनकी संपत्तियों का संरक्षण प्रशासनिक जवाबदेही हमारी लक्षित होनी चाहिए, उस पर आप चर्चा कीजिए। ये कैसे भी पूछा जा सकता है। और बताइए कि आपको ये क्लास आज की कैसी लगी। थैंक यू।